शिवपाल यादव जी ने भी क्रॉस वोटिंग की है। अब आप इससे देखिए कि अपना परिवार, अपना कुनबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बाकी कुछ क्या करेंगे ये लोग चुनाव में। जो इनके साथ चला जाएगा वो पैमाना हो जाएगा कि देश के समर्थक लोग हैं, जो इनके साथ नहीं जाएगा वो देश के खिलाफ लोग हैं। जितने हमारे विधायकों को कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डरा के धमका के इन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करने का काम किया। तो भाजपा उस लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है जिस लोकतंत्र की मजबूती के चलते वो सत्ता में आई। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। ऐसे में सहारनपुर लोकसभा को लेकर क्या कुछ समीकरण इस बार हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो दोनों नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गणेश दत्त शर्मा जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। इसके अलावा चौधरी अब्दुल गफूर हैं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी से गौरव गर्ग, वो यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ सैयद मशकूर हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही चुनाव विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले तो गौरव गर्ग जी के पास ही जाऊँगा मैं। गौरव गर्ग जी, सहारनपुर की चलो बात बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त जो राज्यसभा को लेके तोड़फोड़ चल गई है पूरी, क्या कहेंगे? सबको आप अपने पाले में खींचते नजर आ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। आपने आज राज्यसभा चुनाव की बात की, अभी पता चल रहा था, शायद इस तरह की खबर आ रही है कि शायद शिवपाल यादव जी ने भी क्रॉस वोटिंग की है। अब आप इससे देखिए कि अपना परिवार, अपना कुनबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बाकी कुछ क्या करेंगे ये लोग चुनाव में। कुछ विधायक भी आज समाजवादी पार्टी के जो हैं वो भाजपा को ही वोट करने। हाँ बिल्कुल, भाजपा के 8 के 8 प्रत्याशी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। और इसमें जो अभी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों और अपने नेताओं की जो है उनके कार्यकलापों से नाराज़ हैं और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। चलिए सपा वालों के पास आता हूँ। चौधरी अब्दुल गफूर है, ये क्या तोड़फोड़ मचा दी इन्होंने? देखिए, मैं सबसे पहले तो गौरव गर्ग साहब से एक बात पूछना पड़ता है कि जो देश के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, इन पे कौन सा पैमाना है कि उसको पैमाना मापते हैं। जो इनके साथ चला जाएगा वो पैमाना हो जाएगा कि देश के समर्थक लोग हैं, जो इनके साथ नहीं जाएगा वो देश के खिलाफ लोग हैं। तो इन पर कौन सा पैमाना भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी दहशत की राजनीति कर रही है। जितने हमारे विधायकों को कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डरा के धमका के इन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करने का काम किया। क्या जरूरत पड़ी भाई, जब आप पे इतने विधायक नहीं तो तोड़फोड़ के, इसका मतलब आप तोड़फोड़ में यकीन करते हैं। जो आपके साथ चला जाएगा वो वॉशिंग मशीन में अच्छा हो जाएगा, जो आपके खिलाफ जाएगा वो वॉशिंग मशीन में बाहर आएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। जितना भ्रष्टाचारी वो आज की तरह में जितना भ्रष्ट नेता है, जितना वो है, वो सब भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि इनकी वॉशिंग मशीन में वो साफ हो चुके हैं। चलिए, कांग्रेस के नेता है गणेश शर्मा जी, ये जो चल रहा है घटनाक्रम, इस पर कांग्रेस की क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की नीति ऐसी है कि उन्होंने नॉमिनेशन के टाइम पे ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम तोड़फोड़ करेंगे। उसी हिसाब से उन्होंने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के दबाव बनाने शुरू कर दिए थे। नहीं तो जिस पार्टी के पास 27 वोट की कमी हो, कैन यू बिलीव कि वो अपना एक एक्स्ट्रा प्रत्याशी खड़ा करेगा? नहीं, उनकी मंशा थी ऐसी, उन्होंने ऐसा किया और आज तक वो तोड़फोड़ में पैसे के धन के बल पे और सत्ता के बल पे करने में कामयाब हुए, इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन इसका भी अंत आएगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है कि कांग्रेस बार बार चुनाव में इस देश में सत्तासीन हुई और लोगों की सेवा की। अब उसी जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया और लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि तो भाजपा उस लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहती है जिस लोकतंत्र की मजबूती के चलते वो सत्ता में आई। उसको ख़त्म कर रहे हैं लोग, लेकिन जनता नहीं होने देगी। ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र खत्म कर रही है भाजपा। देखिए, लोकतंत्र की दुहाई वो लोग देते हैं जिनकी सत्ता में क्या हुआ कि कोर्ट ने एक चुनाव को अवैध करार दे दिया गया, उसको बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, जो है सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तमाम मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत 132 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस के शासन में हुआ है। एक भी चुनी हुई सरकार को पिछले 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी के शासन में या उससे पहले 6 वर्षों के अटल जी के शासन में किसी एक भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, जबकि इनके शासन में 132 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। और आज ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोग तो ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को आप लोग अपने यहाँ ला रहे हैं। आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है दिल्ली में जो सबके सब दाग साफ कर रही है? इसका मतलब ये स्वीकार, पहली बात तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं। जब तक वो इनकी पार्टी में रहते हैं तो वो ठीक हैं, अगर वो भाजपा में जाएंगे तो वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। क्यों साहब, क्या कहोगे?
बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इसका मतलब हमें स्वीकार है। हमें स्वीकार इसलिए नहीं है कि आपने उन्हें डराया धमकाया, अपनी पार्टी में लाए और उनके खिलाफ जांच बंद कर दी। अरे जांच करके उन्हें पाक साफ साबित हो जाएंगे, इसी डर से तो आप उन्हें वो नहीं करते। लेकिन डराते धमकाते हैं, सीबीआई का रौब दिखाते हैं, ईडी का रौब दिखाते हैं और अपनी पार्टी में लाके अपनी सत्ता। ये बात जो ये आंकड़े दे रहे हैं कि इतनी सरकारें गिराई गई, क्या पिछले 10 सालों में 8 से 10 प्रदेशों की सरकारें खरीद फरोख्त के बल पे नहीं गिराई गई, धन बल पे नहीं गिराई गई? और कहते हैं कि लोगों को जेल में डाल दिया था। आप आज देखिए ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पदों पर आसीन लोगों तक को जेल में डाला जा रहा है और उनके खिलाफ कुछ आप कर नहीं पा रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है और उसी धन बल पे इन्होंने वो किया था। लाइएगा ना एक श्वेत पत्र, जैसे संसद में अभी कांग्रेस के खिलाफ आप लेके आए थे श्वेत पत्र, झूठ का पुलिंदा, उसी तरह एक श्वेत पत्र आप इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे ले आइएगा, कर दीजिएगा सब लोगों के नाम उजागर कि इन्होंने कितना चंदा दिया। और इनका तो बेसिकली एक वो है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, दैट्स ऑल। तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, एक तो सवाल ये बोला, दूसरा बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई से डराते हैं आप लोग। देखिए, इनको किसी भी संवैधानिक संस्था में कभी भी विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्हें विश्वास नहीं, चुनाव आयोग में इन्हें विश्वास नहीं है, देश की पराक्रमी सेना के ऊपर इन्हें विश्वास नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाए। जब जो है क्या बोलते हैं श्री राम मंदिर के निर्माण का आया निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना जो है। तो इनको किसी भी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास ही नहीं है। इवन यहाँ तक कि देश के उपराष्ट्रपति जो कि एक संवैधानिक पद है, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। तो ये किस तरह का इनका विश्वास है संवैधानिक संस्थाओं में? संसद में जो प्रधानमंत्री ने की थी मिमिक्री, ऐसे करी थी। मिमिक्री नहीं, प्रधानमंत्री जो है उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, तभी तो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले उन्हें उनके पास में जब आके उपराष्ट्रपति खड़े हो गए थे, क्या था पीछे जाके खड़े हो जाओ, और वो पीछे जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। किसका? देश के रक्षा मंत्री का इन्होंने अपमान किया, देश के कई लोगों का इन्होंने अपमान किया हर संवैधानिक पद पे। क्यों नहीं मुर्मू जी को इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया और संसद के उद्घाटन में बुलाया? क्या राष्ट्रपति के नाम पे हर चीज़ नहीं होती लोकतंत्र में? जब लोकतंत्र में राष्ट्रपति के नाम पे होती है हर चीज़, तो मुर्मू जी को बुलाया जाना चाहिए था। जब संसद का वो हुआ, इन्होंने राष्ट्रपति का भी अपमान किया। ये बिल्कुल हर संवैधानिक पद का अपमान करते हैं। बस एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यते, उस पे चलते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं हुआ हूँ, ना कोई हुआ ना कोई आगे होएगा। ऐसा नहीं चलेगा लोकतंत्र में। आपको भी लगता है कि ईडी सीबीआई का डर, क्या जो विधायक गए हैं जो क्रॉस फुटिंग कर रहे हैं उन्हें डर है कि ईडी सीबीआई का? देखिए, मैं अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी। अब इन्होंने चंडीगढ़ में मेरे के चुनाव में किया, जितने अब तक वैकेंसी आई सब में वो हुआ, क्योंकि वो पैसा लिया गया है। अब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उनकी सबकी जांच हो जानी चाहिए। उन्होंने तो कैंडिडेटों से पैसा लिया, 9-9 लाख रुपए लिए हैं। पुलिस भर्ती में भी जितनी भी भर्तियाँ हो रही है वो सारी पहले ली, क्यों? पहले अपना पूरा का पूरा भ्रष्टाचार इकट्ठा कर लेते हैं, पहले बेच देते हैं, फिर उनसे इकट्ठा करते हैं पैसा। आज महंगाई पर चर्चा नहीं है, महंगाई कितनी चरम सीमा पे। किसान के लिए किसने कहा था समर्थन मूल्य? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना जब विपक्ष में थे। आज क्यों भूल रहे आप? किसानों को क्यों नहीं देते समर्थन मूल्य? क्यों भाग रहे हैं उससे? ये ध्यान भटकाऊ पार्टी है और भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों में या भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग जेल गए विपक्ष के, वो पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है कि 2004 से 2014 तक 2014 तक किस प्रकार से पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। जब इनके समाजवादी पार्टी की सरकारें रही उस समय किस तरीके से गुंडई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, महिलाएं सड़क पर निकल नहीं सकती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है? जो भी कोई अगर अपराध करता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। दूसरी बात, अभी इन्होंने गणेश जी ने ये कहा कि जो है राष्ट्रपति जी से राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए थी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, क्या उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था? झारखंड विधानसभा का जब निर्माण हुआ उसका उद्घाटन जो है श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था, जबकि ना वो प्रधानमंत्री थी, ना केंद्रीय मंत्री थी, ना किसी संवैधानिक पद पर थी। तो उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया? पद नहीं मानते जो है नहीं, सांसद तो संवैधानिक पद हो गया, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है। सांसद है, सांसद जो है वो तो संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री संवैधानिक नहीं है। लोकतंत्र में रीढ़ है ना। नहीं, आपने राष्ट्रपति जी को बुलाने की बात की सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार पर आपने राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया?
हुआ, युवा विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो आपने यूपीए की चेयरपर्सन को बुलाया। ये युवा किसान जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के महिमा मंडन के लिए नहीं घूम रहे, ये सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? जानवर नहीं, देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक आज समझ चुके हैं कि ये देश का विकास, देश की रफ्तार। ये गठबंधन भारी पड़ रहा है इस वक्त आप पे, तो चुनाव में क्या होगा? कुछ नहीं, गठबंधन जो 52-53 साल के व्यक्तियों को आज तक 2 लड़के बताते हैं, जो आज तक जो है मैच्योर नहीं हो पाए, आज भी लड़के ही कहला रहे हैं, वो क्या करेंगे देश का भला? जो 70 साल का रूल लेके आया और 75 साल का होने पे भी कहता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा। उनसे पूछो क्या कहते हैं। खुद ही लाए, खुद ही जाल में फंसे। 70 साल का कोई नियम नहीं है इस तरह का। एक ये था कि वृद्धावस्था को देखते हुए कि जो लोग स्वास्थ्य कारणों से जो है एक्टिव नहीं रह सकते, उन्हें 75 वर्ष के बाद उनका समायोजन कहीं और किया जाए। राजनाथ सिंह को क्या प्रॉब्लम है जब उसके बाद टिकट कटेगा? आप देखिए, इनके पास कोई ना विजन है, ना कोई सरकार का कोई जो है वर्किंग का कोई एजेंडा है। हमने इस पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 5वें नंबर पर लिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट कहा है कि अगले 5 वर्षों में हम विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। क्या ये कहते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर? कुछ नहीं बोलते, कोई विजन नहीं है। अर्थव्यवस्था के ऊपर हम कहते हैं 57 का डॉलर ये ले आए 83 रुपए पे। आज 83 रुपए पे डॉलर है। कहाँ है रुपया? है पहले कहते थे कि गिरता रुपया प्रधानमंत्री की गिरती छवि के बराबर है, अब गिरता रुपया प्रधानमंत्री की उठती हुई छवि के बराबर है। ठीक है मशकूर भाई, सुना आपने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, क्या कुछ कहना है आपका? क्या लगता है कि जो 24 के अंदर क्या कुछ घमासान होने वाला है, क्या रहेगा सिंह? निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प रहेगा और मुकाबला कांटे का है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि जैसे 14 में हुआ था वो हालात नहीं रहेंगे इस बार। जैसे भाजपा दावा कर रही है इस बार 80 की 80 सीटें, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जो बात है विपक्ष का बिखराव रहा पिछले दिनों, गठबंधन बड़ी मुश्किल से हुआ, ये सब चीज़ें हैं, तो ड्राइविंग सीट पे तो भाजपा ही है उत्तर प्रदेश में। अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो, गठबंधन से हो, लेकिन आपने तो कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया, माफ़ कीजिएगा परसों, क्या तैयारी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित एक पार्टी है जो अपने कैडर के आधार पर चुनाव लड़ती है। हमारे यहाँ हमारा प्रत्याशी कमल का फूल रहता है हमेशा, और उसी को देखते हुए, चुनावी तैयारियों को देखते हुए पूरे देश भर में सभी लोकसभाओं में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। वहीं से अब सारी चुनावी गतिविधियां आने वाले दिनों में संचालित होंगी। ठीक है, इमरान मसूद भी दावेदारी कर रहे हैं, कुछ और नाम निकल कर आए हैं आज मीडिया रिपोर्ट्स में, पूरा MLC हैं, गजय सिंह है, जिलाध्यक्ष है, तो क्या रहेगा, पलड़ा किसका भर रहेगा? दावेदारी गणेश जी शर्मा भी कर सकते हैं, लोकतांत्रिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को और गठबंधन में जो इन लोगों को हरा सके उस कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी चुनेगी, और उस कैंडिडेट को जो है उसके लिए समाजवादी पार्टी का हर बूथ कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर बूथ कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा और ये साबित करेगा कि कमल का फूल देश की भूल। अब के भाजपा को हराएंगे और कमल को धूल चटाएंगे। गफूर भाई आप बताइए, अगर गठबंधन से जो भी प्रत्याशी होता है, क्योंकि ऑफर तो कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी चुना रहा है, तो समाजवादी पार्टी फुल सपोर्ट करेगी, अंदर अंदर काट भी चलेगी? कई बार चुनाव में देखने को मिलता है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों की पसंद का उम्मीदवार नहीं है सामने, तो कहीं ना कहीं उसको हरवाने का काम भी करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी गठबंधन के साथ रहेगी। गठबंधन वो कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं, वो बल्कि वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। इसी को लेके हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जो पार्टी का गद्दारी करने का काम करेगा वो ये समझोगे अपनी माँ से भी गद्दारी करेगा, वो पार्टी में रहने लायक नहीं रहेगा। तो जो आज गद्दारी हुई है लखनऊ में, वो जब मैं साहब कह दिया, वो अपनी माँ से भी गद्दारी कर सकते हैं ऐसे लोग। इन्हीं की वजह से मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भगाया उनके खिलाफ बोल के। इन्होंने तो अपने चुनाव का बिगुल बजा दिया, भाजपा ने कार्यालय खोल दिया, तो आप लोगों का क्या चल रहा है? कोई शांत किया हुआ है, हम भी बिगुल बजा रहे हैं, और हम जनता के बीच में हैं। ये ड्राइंग रूम में बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके 9 वोट मिल जाएं, उसके 2 वोट मिल जाएं, उसके 4 वोट मिल जाएं, और 27 वोट पूरे हो जाएं। पार्टी भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी नाम दिया है। क्या कहेंगे गौरव जी दोबारा, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी? देखिए, जनता समझ रही है। 2014 के चुनाव हो, 17 का हो, 19 हो, 22 हो, लगातार जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
जो विकासवादी जो नीतियां हैं और पिछले 10 साल में जो ऐतिहासिक काम किए गए हैं उन्हीं का परिणाम है कि इस बार एक बार फिर से देखिए फिर ईवीएम पे अभी से हार स्वीकार कर ली, ईवीएम पे रोना शुरू कर दिया चुनाव से पहले ही। कोई विकास दिखाई नहीं दिया आज तक। ऐसा है तैयारी हमारी पूरी है। और तैयारी की मैं आपको बात बता दूं, हमें 2 दिनों की विशेष तैयारी करनी। एक दिन तो जो ये जुमलेबाजी करते हैं और ये वोटिंग के दिन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, पर्टिकुलर बिरादरी के लोगों को वोट डालने से रोका जाता है। एक तो हमें उसकी तैयारी करनी, और एक ये जो काउंटिंग के दिन गड़बड़ फैलाते हैं प्रशासन की मदद से, उसकी हमें तैयारी करनी है। और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अंदर खाने कर रहे हैं, जिसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता। जो पर्टिकुलर आप लोग बता रहे हैं इनको रोका जाता है, लेकिन वो लोग तो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ते नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। जब भी देखो भाजपा के आएंगे तो मोदी ही सरकार भाजपा की बनेगी। इनका मिथ्या प्रचार है। अगर वो लोग जुड़ रहे हैं तो ये उन लोगों को वोट डालने से क्यों रोकते हैं? मैं क्या आप अपने कांग्रेस के वोटर को वोट डालने से रोकूंगा? कभी भी नहीं होगा ऐसा। मैं भाजपा के को भी नहीं रोकने का, क्योंकि जिसकी जहां आस्था है, क्योंकि आस्था के नाम पे खिलवाड़ ये लोग करते हैं कि राम 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 राम। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन ये मुझे हिंदू नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि मैं भाजपा को वोट नहीं देता। अरे भाई, अगर मुझे ब्राह्मण साबित करने के लिए अपने आप को भाजपा को वोट देना पड़ेगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण रहूँगा। तो ये सहारनपुर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेता थे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर थे। इनसे हमने यहाँ पर बातचीत की है। साथ ही साथ इन लोगों ने कई मुद्दों पर आपस में जो चर्चा की है वो काफ़ी गर्म भी यहाँ पर हुई है। साफ तौर पर अपने अपने समीकरण हैं, अपने अपने दावे हैं। सब लोगों का कहना है कि 24 के अंदर उनकी पार्टी जीत रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का दावा है कि 24 के अंदर हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।